अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। It is a separation technique in which compounds are separated on the basis of their relative solubilities in two liquids कह लें या सॉलिड्स कह लें। जी ये है इसकी डेफिनेशन। इट इज अ सेपरेशन टेक्निक इन विच कंपाउंड्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज इन टू लिक्विड्स। ये एक सेपरेशन टेक्निक है जिसके अंदर आपने क्या करना है, कंपाउंड्स को आपने सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटीज। ठीक हो गया। सबसे पहले ये हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हम करते क्यों? पहले तो ये होता था कि अगर आपने कोई कंपाउंड को या किसी सॉल्यूट को आप ले लें, कंपाउंड की जगह आप सॉल्यूट भी लिख सकते हैं। किसी आप सॉल्यूट को आपने सोल्यूशन से अलग करना है। आपके पास मिसाल तौर पर एक सोल्यूशन है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट हो गया, एक हो गया सॉल्वेंट। ठीक है। आपने क्या करना है, अलग करना है सॉल्यूट को। सॉल्यूट को अलग करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, पहले हम करते थे बॉयल करते थे सोल्यूशन को। इस सोल्यूशन को हम बॉयल करेंगे, इससे क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट था ये थर्मली अनस्टेबल या वोलेटाइल होते हैं सॉल्वेंट मोस्टली। अगर मोस्टली आप सॉल्वेंट को अगर आप बॉयल करेंगे तो जो सॉल्वेंट्स हैं ये आप इवेपोरेट हो जाएंगे, बाकी आपका सॉल्यूट बच जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनके अंदर जो सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो सॉल्वेंट्स इनफ्लेमेबल होते हैं या नॉन वोलेटाइल होते हैं, मीन के जो कि बॉयल करने पर इवेपोरेट नहीं होते। उन सॉल्वेंट्स में से आपने उस सॉल्यूट को किस तरह अलग करना है, उस सॉल्यूट को अलग करने के लिए फिर हम करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक हो गया। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हम तब करते हैं जब हमारे पास जो सोल्यूशन दिया गया है उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट इवेपोरेट नहीं होगा जब बॉयल करेंगे हम, तब हम करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अच्छा, इसकी स्टोरी क्या है? सबसे पहले आपके पास एक सोल्यूशन है। पहला पॉइंट क्या है, इसका सोल्यूशन है आपके पास है, ले लें आप नमक का सोल्यूशन ले लें, पानी में कोई और सोल्यूशन ले लें। सोल्यूशन के अंदर क्या क्या चीज है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। ये है सॉल्वेंट नंबर 1। ठीक हो गया, जो कि इस सोल्यूशन के अंदर पाया जाता है। इसके साथ है सॉल्यूट। ये सॉल्वेंट क्या कह रहे हैं हम, ये है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल है, जब हम इसे बॉयल करेंगे तो ये इवेपोरेट नहीं होता। इसके अंदर हमारा सॉल्यूट आ जाता है। इस सॉल्यूट को हमने करना है अलहदा। इस सॉल्यूट को अलहदा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और सॉल्वेंट इसके अंदर लेके आएंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा यहाँ पे, सॉल्वेंट नंबर 2। जो हम सॉल्वेंट लेके आ रहे हैं इसमें 2-3 बातें होनी चाहिए मेन। सबसे पहली बात ये कि ये सॉल्वेंट 2 इस सोल्यूशन के अंदर मिक्स ना हो जाए, मीन के ये दोनों आपस में मिक्स होकर एक और सोल्यूशन ना बना दें, बल्कि ये सॉल्वेंट इस सॉल्वेंट में बिल्कुल इमिसिबल होना चाहिए, मीन के एक दूसरे के अंदर वो डिजॉल्व ना हो, सॉल्युबल ना हो। पहली बात होगी इसकी। दूसरी बात ये कि ये वोलेटाइल होना चाहिए, क्योंकि नॉन वोलेटाइल हमारे पास पहले भी था, हमारे पास ये वोलेटाइल होना चाहिए। वोलेटाइल का मतलब क्या, थर्मली अनस्टेबल होगा। जब हम हीट करेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, मीन के इवेपोरेट हो जाएगा, थर्मली अनस्टेबल। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाल दिया, सॉल्वेंट नंबर 2। जब सॉल्वेंट नंबर 2 डालेंगे तब हमने इस दोनों सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट को क्या करना है, एक सेपरेटिंग फनल में आपने डालना है। ठीक हो गया। ये हमारे पास है एक
सेपरेटिंग फाइनल। यहाँ से नीचे से लगा हुआ था, ठीक हो गया। ऊपर से भी है आपका लेट। सबसे पहले आपने क्या डाल दिया, नीचे आ गया सॉल्वेंट, ये हमारे पास पहले था सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नंबर 1 वाला, उसके अंदर सॉल्यूट है हमारे पास, और ऊपर क्या है, सॉल्वेंट नंबर 2। ठीक हो गया। मैंने क्या कहा था आपको कि सॉल्यूशन में जो आप सॉल्वेंट डाल रहे हैं दूसरा वो एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं होने चाहिए, मतलब एक दूसरी क्या अलग लेयर होगी। मीन के सॉल्वेंट नंबर 1 की अलग लेयर है, ये इसकी अलग लेयर है। ठीक हो गया। दरमियान में आपको लेयर नजर आएगी दोनों सॉल्वेंट के अंदर। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 हो गया, सॉल्वेंट 2 हो गया। अब क्या बात है यहाँ पे, अब ये है कि जब आपने सॉल्वेंट डाला ये वाला और सॉल्यूट डाला, दोनों सॉल्वेंट डाल दिए, ये जो सॉल्वेंट होना चाहिए इसमें ये वाला सॉल्यूट ज्यादा सॉल्युबल हो बनिस्बत इस सॉल्वेंट के। क्या होना चाहिए, मतलब जो सॉल्वेंट हमने 2 यूज किया, सॉल्वेंट नंबर 2, उसके अंदर सॉल्यूट मोर सॉल्युबल हो देन सॉल्वेंट 1 हो गया। ठीक हो गया। जब मोर सॉल्यूट होगा, मोर सॉल्युबल होगा, फिर क्या होगा, यहाँ से जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया, ऊपर की तरफ ट्रेवल शुरू हो गया सॉल्यूट। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए ये ट्रेवल करना शुरू ऊपर होगा। ये थर्ड पॉइंट को आगे होगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, थर्ड पॉइंट आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। मीन के इसके अंदर क्या होना है, सॉल्यूट ट्रेवल करने ऊपर की तरफ, सॉल्वेंट की तरफ। अब यहाँ पे एक लॉ इस्तेमाल होता है, अब आपकी बुक में दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ, ऐसे आप कह लें, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले ये समझ लें। ये कहता है कि सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट itself between two immiscible liquids in a constant ratio of concentration irrespective of amount of solute added। अब इसने आपने इस लॉ को समझना है। ये लॉ क्या कहता है, सबसे पहली बात, सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। ये हमने 2 सॉल्वेंट यहाँ पे यूज किए हैं, 1 और 2। इसके अंदर सॉल्यूट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये मैंने आपको पहले बताया। डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इन अ कांस्टेंट रेशियो, एक स्पेसिफिक रेशियो के साथ अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कांस्टेंट रेशियो का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे सॉल्यूट लिया है 5 ग्राम, 5 ग्राम आप सॉल्यूट ले रहे हैं। कांस्टेंट रेशियो क्या है, ये हो गया हमारे पास सॉल्वेंट नंबर 1, ये हो गया सॉल्वेंट नंबर 2। जो आपने सॉल्वेंट नंबर 2 लिया है, आपको पता है कि उसके अंदर सॉल्यूट मोर सॉल्युबल है। मिसाल के पर यहाँ पर आपके पास 4 ग्राम सॉल्युबल होगा और सॉल्यूट 1 नंबर सॉल्वेंट के अंदर 1 ग्राम सॉल्युबल होता है। वो कहता है कांस्टेंट रेशियो। कांस्टेंट रेशियो का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आप सॉल्यूट की मिकदार को बढ़ा भी दें, अगर आप सॉल्यूट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड, अगर आप सॉल्यूट की मिकदार मिसाल के तौर पर कर देते हैं 10 ग्राम, तब क्या होगा, वही रेशियो रहेगी। यहाँ पे पहले 1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ग्राम, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे हो जाएगा 8 ग्राम। ये है कांस्टेंट रेशियो। जितनी भी आप अमाउंट ऐड करते जाएंगे, लेकिन कांस्टेंट रेशियो रहेगी सॉल्यूट की डिस्ट्रीब्यूशन की सॉल्वेंट नंबर 1 और सॉल्वेंट नंबर 2 के दौरान। ठीक हो गया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जी स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था पार्टीशन लॉ।
और दो ठीक हो गया। पार्टीशन ला क्या कहता है कि सॉल्यूट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन टू सॉल्वेंट्स। एक कांस्टेंट रेशो के साथ आप जितना भी सॉल्यूट ऐड करते जाएं, एक कांस्टेंट रेशो के साथ वो आपको सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। यहाँ पे क्या होता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन के जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट नंबर 1 से जा रहा है सॉल्वेंट नंबर 2 में, उतना ही सॉल्यूट सॉल्वेंट नंबर 2 से आना स्टार्ट हो जाता है सॉल्वेंट नंबर 1 के अंदर। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे ले लें कि सॉल्वेंट नंबर जो 1 है आपके पास, ये है आपके पास एक्वस वाटर कह रहे हैं, मतलब H2O प्लस KI, ठीक हो गया। ये आपका सॉल्वेंट नंबर 1। सॉल्वेंट नंबर 2 आपके पास क्या है, यहाँ पे आप ले लें ईथर ले लें या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना है। ईथर भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम CCl4 हम ऐसे लेते हैं। यहाँ पे ये सॉल्वेंट नंबर 2 हो गया, ये सॉल्वेंट नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब जो हमारे पास सॉल्यूट है, इसके अंदर सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है यहाँ पे आयोडीन। I2 की फॉर्म होता है। हमने सॉल्यूट ऐड करवा हुआ था पहले सॉल्वेंट नंबर 1 में जब सोल्यूशन था, उसके बाद सॉल्वेंट नंबर 2 हमने ऐड कर दिया था इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे रिएक्शन होगा क्या, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में वो किस चीज़ के दरमियान आ रहा है, सॉल्यूट के दरमियान। अच्छा, अब यहाँ पे जो है KI पोटाशियम आयोडाइड KI एक्वस फॉर्म में रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ, क्या हो जाता है यहाँ पे ट्राई आयोडाइड आयन बना लेते हैं, ठीक हो गया। ये ट्राई आयोडाइड कहाँ पे मौजूद होगा, एक्वस के अंदर, यहाँ पे ट्राई आयोडाइड सॉल्यूट इस फॉर्म में इस एक्वस के अंदर वाटर के अंदर पाया जाएगा। एंड नेक्स्ट वन हमारा क्या है, ये हमारा था CCl4 के अंदर जो पाया जाएगा वो आयोडीन की फॉर्म पाया जाएगा, I2 की फॉर्म में सॉल्यूट हमारा पाया जाएगा। यहाँ पे था I3 नेगेटिव ट्राई आयोडाइड आयन, यहाँ पे पाया जाता है I2 के फॉर्म में। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि आयोडीन इसके अंदर कितना है और इसके अंदर कितना है, पहली लेयर के अंदर कितना है और दूसरी लेयर के अंदर कितना है। यहाँ पे जब आयोडीन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर आप ऐड करवाएंगे तब इसका कलर आ जाएगा पर्पल, ठीक हो गया। और जब आप सॉल्यूट ऐड करवाएंगे एक्वस H2O के अंदर, यहाँ पे कलर होगा ब्राउन, 2 कलर आ गया। ऊपर कौन सा कलर होगा, पर्पल, नीचे कौन सा कलर होगा, ब्राउन। अब क्या होता है, इस दरमियान जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है वो किस चीज के दौरान होता है, I नेगेटिव या आप कह लें I2 I3 नेगेटिव हो, ठीक हो गया। इन दोनों के दौरान जो होता है ये सॉल्यूट है आयोडीन यहाँ पर पाया जाता है, सॉल्यूट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे क्या है, ये आयोडाइड आयन मौजूद है, आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, ट्राई आयोडाइड आयन बन जाएगा। यहाँ ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम, इनके जितने आयोडीन ऊपर से नीचे आ रहे हैं उतने ही यहाँ से आयोडीन ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक हो गया। ये हो जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि आयोडीन कहाँ पे ज़्यादा है, इस सोल्यूशन में ज़्यादा है या इस सोल्यूशन में ज़्यादा है। जब पर्पल कलर ज़्यादा आएगा हम क्या समझेंगे कि आयोडीन ऊपर ज़्यादा है नीचे कम होगा। जब ब्राउन कलर ज़्यादा होगा तब क्या होगा, हम समझेंगे कि ट्राई आयोडाइड आयन वाटर के अंदर ज़्यादा है और आयोडीन इस CCl4 के अंदर कम पाया जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ देर बाद क्या होता है, ये हमारा जो कलर है ये कलर ब्राउन या फेड होना स्टार्ट होने लगता है, ब्राउन कलर फेड मीन के कम होना स्टार्ट हो जाता है और पर्पल कलर जो है ये ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है बनना, या ऐसे कह लें डीप पर्पल कलर डीप पर्पल कलर जब आ जाएगा तब क्या होगा, मैंने आपको बताया था ये दोनों सॉल्वेंट जो आपने इस्तेमाल किए सॉल्वेंट एक दूसरे के बाद इमिसिबल है, एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। इसके ऊपर अलग लेयर होगी, इसके नीचे अलग लेयर होगी। जब आपको पता चले कि ब्राउन कलर फेड हो रहा है और पर्पल कलर जो है वो डीप हो रहा है, तब आपने क्या करना है, यहाँ से स्टॉपर को ओपन करना, तो नीचे आपके पास क्या दिया होगा, बीकर
एक स्पेसिफिक आप बीकर रख लें। ठीक हो गया। जब आप इसे ओपन करेंगे तब क्या होगा, नीचे वाली लेयर पहले नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके अंदर क्या है, एक्वल्स मीन के वाटर है और क्या है, I3 नेगेटिव आयन ट्राई आयोडाइड आयन। जब आपकी लेयर ये वाली कंप्लीट हो जाए नीचे वाली, तब आप इसे बंद कर लेना एक बार और इसे एक अलहदा बीकर में ले लेना आपने। ठीक हो गया। इसे आप यहाँ पे ले लें। ये क्या हो गया आपका बीकर नंबर 1। इसके अंदर क्या है, एक्वस है मीन के वाटर है और सॉल्यूट है आपका आयोडाइड आयन। ठीक हो गया। अब जब ये स्टार्ट खत्म हो गया तब दोबारा आपने इसे ओपन करके नीचे लिए एक और बीकर रखना है। उस बीकर के अंदर आपकी ये वाली लेयर जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगी, उसे आपने अलग कर लेना यहाँ पे। ठीक हो गया। ये है नंबर 2 बीकर हो गया। इसके अंदर क्या है, CCl4 पाया जाता है और दूसरा क्या है हमारे पास, आयोडीन हमारे पास इसके अंदर पाया जाता है। ठीक हो गया, जो हमारा सॉल्यूट था। अब मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया था कि जो हम सॉल्वेंट नंबर 2 ले रहे हैं मीन के CCl4 ले रहे हैं, ये क्या है, वोलाटाइल है। इसे हीट करेंगे तो ये इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने से क्या होगा, ये CCl4 खत्म हो जाएगा, बाकी आ जाएगा हमारे पास आयोडीन जो हमारा सॉल्यूट था जिसे हमने सेपरेट करना था। हमारे पास क्या आ जाएगा, I2, सिर्फ अलग आ जाएगा I2। और यहाँ पे क्या होगा, एक्वस था, इसके अंदर ये नॉन वोलेटाइल था, ये इवेपोरेट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर आयोडाइड आयन रहेगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास सॉल्यूट था I2 आयोडीन, हमने अलग कर लिया। इसी प्रोसेस को आपने बार बार रिपीट करना है। इसी जो सॉल्वेंट था एक्वस और इसके अंदर आयोडाइड आयन था, इसको दोबारा आप यहाँ पे डालेंगे। न्यू आप CCl4 लेके हैं। इस तरह जब आप करते जाएंगे, बार बार करेंगे, तब क्या होगा, हमारे पास आयोडीन की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा आती जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हम इस प्रोसेस को एक ही बार क्यों नहीं कर सकते। एक ही बार इकट्ठा करना, हमारे पास जो है सॉल्यूट हमारा अलग हो जाए, हमारा जो सॉल्वेंट है वो अलग हो जाए। ये हम इसलिए नहीं करते क्योंकि मैंने आपको पार्टीशन लॉ बताया है। पार्टीशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितना भी आप सॉल्यूट डालेंगे वो क्या होगा, कांस्टेंट रेशियो के साथ उसने सॉल्यूट को अब्जॉर्ब होना है सॉल्वेंट नंबर 1 और सॉल्वेंट नंबर 2 के दौरान। अगर आप यहाँ, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर 5 ग्राम आप यूज करते हैं तब क्या होगा, 1 ग्राम हो जाएगा सॉल्वेंट नंबर 1 में, 4 ग्राम जाएगा सॉल्वेंट नंबर 2 में। अगर आप यहाँ पे 10 कर ले, 20 कर ले, इसी रेशियो के साथ आपका ये अब्जॉर्ब होता जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट की भी कम मिकदार लेते हैं, सॉल्यूट की भी कम मिकदार लेते हैं, और हम बार बार प्रोसेस करते हैं और हमें प्योर प्रोडक्ट हमारा मिल जाता है जो हमारा सॉल्यूट था यहाँ पे आयोडीन। ठीक हो गया। यहाँ पे एक और वर्ड यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट एक रेशियो है जिसे हम K से जाहिर करते हैं। इस रेशियो में क्या है, हमें सिर्फ ये सिंपल बताना है कि पहले सॉल्वेंट में क्या था हमारा सॉल्यूट और दूसरे सॉल्वेंट में हमारा क्या सॉल्यूट था। पहले हमें क्या करना है, हमारे पास था ऑर्गेनिक जो था वो था CCl4, ठीक हो गया। तो इसके अंदर हमारा सॉल्यूट क्या था, आयोडीन। नीचे क्या था, आयोडाइड आयन था, एक वो साफ कह लें इसे क्योंकि वाटर के अंदर था ना। ये एक रेशियो जिसे आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडीन I2 जो CCl4 में पाया जाता था और यहाँ पे आयोडाइड आयन जो एक्वस में पाया जाता था, इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है, इस रेशियो को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा था आज का टॉपिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। स्टॉप कर दूंगा। अच्छा जो स्टूडेंट्स, हमारा एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो हम आयोडीन सॉल्यूट यूज कर रहे हैं वो सॉल्वेंट नंबर 2 के अंदर ज्यादा सॉल्युबल क्यों है, सॉल्वेंट नंबर 1 के अंदर सॉल्युबल कम क्यों है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, आप आयोडीन को, आयोडीन यहाँ पे क्या है, यहाँ का ये नॉन पोलर, ठीक हो गया। और वाटर क्या है, पोलर है। CCl4 क्या है, ये भी नॉन पोलर, ठीक
हो गया। अब हमने एक रूल पढ़ा था डिसोल्यूशन के लिए, मीन के सॉल्यूशन बनाने के लिए, लाइक डिजॉल्व लाइक। जो पोलर है वो पोलर को ही सॉल्युबल करेगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर को ही सॉल्युबल करेगा। इसलिए क्योंकि आयोडीन यहाँ पे हमारे पास नॉन पोलर है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होगा बनिस्बत ये कि आप पोलर में से सॉल्युबल करें। ठीक हो गया। ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता था कि आयोडीन सिर्फ सॉल्वेंट नंबर 1 में ही क्यों सॉल्युबल है। तो इसकी रीजन क्या है कि ये एनर्जी वाइज अगर देखा जाए तो फेवरेबल कब बनता है, जब नॉन पोलर सॉल्वेंट जो सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हम हल करते हैं, तब जो सोल्यूशन बनता है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है बनिस्बत ये कि आप नॉन पोलर को पोलर के अंदर हल करें। ठीक हो गया। ये हमारा था आज का टॉपिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आई होप सो कि आपको समझ आ गया हो।